Welcome student to our 9th lecture of electrostatics for class 12. अब आज हम देखेंगे विद्युत बल रेखा। तो विद्युत बल रेखा क्या होती है? किसी भी विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखा वह काल्पनिक वक्र होता है जिस पर एकांक धनावेश गमन कर सकता है। इसको हम समझते हैं। अभी पहले परिभाषा एक मिनट समझ लें कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र किसका होगा? किसी भी आवेश को अगर हम रखते हैं वायु या निर्वात में या अन्य किसी माध्यम में, तो वह अपना एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है। अब इसे इस तरह के किसी भी विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखा एक काल्पनिक वक्र होता है। देखो, कोई विद्युत बल रेखा ऐसी बनी तो होती नहीं है, तो यह एक काल्पनिक वक्र होता है जिस पर एकांक धनावेश या कोई भी धनावेश जो है, परीक्षण धनावेश गमन कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे एक आवेश है, ठीक है, तो इसके चारों ओर का ये जो मैंने बनाया है ये एक स्फीयर है, समझ लो, ठीक है, 3 डायमेंशनल, और ये इसका विद्युत क्षेत्र है। अब इसमें यदि हम कोई भी एकांक धनावेश को छोड़ते हैं, मान लो, ठीक है, यहाँ से इसके विद्युत क्षेत्र में, तो एकदम से क्या होगा, यह इस दिशा में चला जाएगा, ठीक है, इस दिशा में गमन करेगा, ठीक है, इसकी रेडियस एंड त्रिज्या को जोड़ने वाली रेखा में वो दूर चला जाएगा। तो यही क्या होगी, इसकी विद्युत बल रेखा होगी। ठीक है ना। तो ये ऐसा बना तो नहीं होता है, पर ये काल्पनिक वक्र होता है जिस पर हम जैसे ही एकांक धनावेश को छोड़ते हैं तो वह गमन करता है, और उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखा। तो अब इसके गुण हमें समझने हैं। देखो, पहला पॉइंट है कि विद्युत बल रेखाएं सदैव ये धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। मतलब इनका प्रारंभ किससे होता है? धनावेश से। पहला पॉइंट क्या है इसके गुण में, यानी प्रॉपर्टीज में? धनावेश से प्रारंभ और ऋणावेश पर क्या होती है? समाप्त होती है, क्योंकि ये एक खुला वक्र होती है। विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं ये खुला वक्र होती है, क्योंकि इसके आगे हम अगले जो यूनिट में देखेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं भी हम देखेंगे, तो उसमें ये अंतर होता है, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है बंद वक्र होती है। इसलिए यहाँ में ये एक्सप्लेन करना जरूरी है कि विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं ये क्या होती है? खुले वक्र, खुला वक्र होती है। जैसे अब एक विद्युत द्विध्रुव अगर हम लें, ये +Q और ये -Q, इसकी अगर हम विद्युत बल रेखाएं बनाते हैं तो विद्युत बल रेखाएं क्या होंगी? धनावेश से प्रारंभ होंगी। मतलब इसका अर्थ ये है कि जैसे ही ये विद्युत द्विध्रुव रखा है, कोई भी एकांक धनावेश अगर हम छोड़ देंगे इसे, तो क्या होगा? वो इससे तो प्रतिकर्षित होगा, पर इस तरफ क्या होगा? ऋणात्मक की तरफ आकर्षित होगा। तो ये क्या हो गई? विद्युत बल रेखा की दिशा हो गई। यहाँ हमने छोड़ा तो वो क्या होगा? इस तरीके से जाएगा। तो ये क्या हो गई? उसकी दिशा हो गई। तो इस तरह से एक काल्पनिक वक्र होता है जिस पर एकांक धनावेश क्या कर सकता है? गमन कर सकता है। तो धनावेश से ये प्रारंभ होती है और सदैव किस पर समाप्त होती है? ऋणावेश पर समाप्त होती है। अगला पॉइंट, ये प्रत्यास्थ डोरी की भांति लंबाई में सिकुड़ने की चेष्टा करती है। मतलब कि ये जो है, जैसे अब ये तो ये जो दूरी है ये कम से कम करने की कोशिश करती है। लंबाई के अनुदिश ये जो है सिकुड़ने की, प्रत्यास्थ डोरी की भांति क्या होती है? सिकुड़ने की चेष्टा करती है। अर्थात ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विजातीय ध्रुवों में, सेकेंड पॉइंट क्या है? विजातीय ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण होता है। इसे हमें क्या पता चलता है? विजातीय ध्रुवों में, विजातीय आवेशों में क्या होता है? आकर्षण। क्यों? क्योंकि ये लंबाई के अनुदिश, जैसे विद्युत द्विध्रुव, ये इसकी लंबाई होगी, इसके अनुदिश लंबाई में मतलब ये कम से कम, छोटी से छोटी बनने की कोशिश करेंगे, लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की चेष्टा करती है। और इससे क्या पता चलता है कि विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है, क्योंकि ये जल्दी से यहाँ से रिपेल होगी यहाँ,
इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इसलिए ये विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है, यानी ये लंबाई के अनुदिश यानी इस दिशा में क्या होती हैं, सिकुड़ने की चेष्टा करती है। तीसरा पॉइंट है लंबाई के लंब, ये वाला पॉइंट भी समझना, मतलब ऐसे इस दिशा में, तो इसको आप हम अच्छे से समझते हैं। देखिए इस दिशा में अब आपको समझना, तो देखिए एक हम फिर बना लेते हैं, ठीक है। जैसे अब ये इससे प्रारंभ, ठीक है, ये एक बना ली हमने, ऐसे असंख्य हम बना सकते हैं। ये यहां से बना ली, तो देखो ये भी धना इसी से प्रारंभ हो रही, ये भी, तो ये एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेंगे, समझ रहे हो ना, लंबाई के लंबवत यानी इस दिशा में ये क्या होंगी, एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो सभी धनात्मक आवेश से प्रारंभ हो रही है और यहाँ पर भी सभी ऋणात्मक आवेश पर ही समाप्त हो रही है, तो ये भी ऋणात्मक के कारण है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। तो ये लंबाई के लंबवत यानी इस दिशा में क्या होंगी, ये एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेंगे और इससे हमें क्या पता चलेगा कि सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। ठीक है ना। अनुदिश जो है वो सिकुड़ने की चेष्टा करेंगी और लंबाई के लंबवत वो क्या होंगी, एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेंगे। इसी से हमें क्या पता चलेगा कि सजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण। चौथा पॉइंट है, इसको हम फिर से बना लेते हैं कि विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जैसे ये एक हमने बना लिया, ठीक है, तो ये बिंदु मान लो, तो ये होगी इसकी स्पर्श रेखा। तो ये जो स्पर्श रेखा होती है उस बिंदु पर लगने वाले परिणामी बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। परिणामी विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। मतलब जैसे यहां जाओगे आप तो ये रहेगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो परिणामी, यहाँ पर जो परिणामी जो विद्युत क्षेत्र रहेगा या परिणामी विद्युत बल रहेगा उसकी दिशा क्या है, ये इस तरह। यहाँ देखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है कि विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या दर्शाती है, परिणामी विद्युत क्षेत्र या परिणामी विद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, चौथा पॉइंट, जिसका नाम क्या है, स्पर्श रेखा से संबंधित। अब अगला पॉइंट है प्रबल विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं सघन होती है, मतलब पास पास होती है। इसको हम बना देखते हैं कि अगर प्रबल विद्युत क्षेत्र होगा तो ये विद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी, पास पास, ठीक है। और क्षीण, ये प्रबल विद्युत क्षेत्र दर्शा रहा है, मतलब विद्युत बल रेखाओं का पास पास होना, सघन होना क्या दर्शाता है, प्रबल विद्युत क्षेत्र। और अगर वो अति दूर होती है, एक दूसरे से दूर होती है, विरल होती है, तो ये क्या दर्शाता है बच्चों, क्षीण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये क्या दर्शाता है, क्षीण विद्युत क्षेत्र। तो ये हमारा पांचवा पॉइंट है कि प्रबल विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं सघन होती है, मतलब पास पास होती हैं, और जो क्षीण विद्युत क्षेत्र होता है इसमें विद्युत बल रेखाएं दूर दूर स्थित होती हैं। तो ये हमारा पांचवा पॉइंट है। अब छठवां पॉइंट हम देखेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र। देखिए हमें पता कैसे चलता है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं समदूरस्थ तथा परस्पर क्या होती हैं, लंबवत। देखो आप, इससे हमें क्या पता चल रहा है, एक समान विद्युत क्षेत्र। क्यों? क्योंकि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं, विद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं, परस्पर समांतर व समदूरस्थ और समदूरस्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक समान अगर विद्युत क्षेत्र होगा, मतलब जिसके हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा और परिणाम एक जैसा ही है हर बिंदु पर, तो ऐसे एक समान विद्युत क्षेत्र में बल रेखा क्या होती है, परस्पर समांतर होती है और साथ में समदूरस्थ भी होती है। जैसे ये हमने बनाई है, देखो ये सब एक दूसरे की कैसी है, समांतर है। और एक बात और है कि इन दोनों के बीच का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है, उतना ही डिस्टेंस
इन दोनों के बीच में ऐसी कितनी ही आप बना लो, सबके बीच में डिस्टेंस बराबर होगा और सभी एक दूसरे को क्या होंगी, पैरेलल होंगी, यानी समांतर होंगी। तो ये क्या है कि विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर और समदूरस्थ होती है। किसमें? एक समान विद्युत क्षेत्र में। तो ये हमारा छठवां पॉइंट है। तो पांचवा हमारा था, इस तरफ हम और लिख रहे हैं प्रबल विद्युत क्षेत्र के लिए। तो प्रबल विद्युत क्षेत्र आप समझ गए होंगे। प्रबल विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं? पास पास होती हैं, सघन होती है, और क्षीण विद्युत क्षेत्र में वह विरल होती है, अत्यंत दूर दूर होती है। फिर उसके बाद में छठवां पॉइंट हम फिर यहाँ रिपीट कर रहे हैं। 6 पॉइंट हमारे लिए एक समान विद्युत क्षेत्र। तो ये हमने समझ लिया है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या होता है कि रेखाएं जो होती है, विद्युत बल रेखाएं, ये परस्पर समांतर और समदूरस्थ होती हैं। अब 7वां पॉइंट है कि चालक के तल के लंबवत निकलती है विद्युत बल रेखाएं। देखिए मान लो ये चालक है, तो इसके लंबवत कैसे निकलेंगे? ऐसी इस दिशा में। इस बिंदु पर अगर हम देखेंगे तो ऐसी, इस बिंदु पर हम देखेंगे तो ऐसी, इस तरीके से। तो ये चालक के तल के, जैसे ये मान लो चालक है, ये जो बोर्ड है, सपोज दिस इज अ चालक। इस बिंदु पर मैंने ये जो बनाया हुआ है, इस बिंदु पर हम देखेंगे तो जिस डायरेक्शन में पेन पॉइंट आउट कर रहा होगा, ये क्या होगी? इसकी विद्युत बल रेखा की दिशा। जैसे मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करूंगी तो ये क्या होगी? इसकी दिशा, किसकी? विद्युत बल रेखा। तो विद्युत बल रेखाएं चालक के तल के सदैव कैसे निकलती है? लंबवत। ठीक है, तो ये अगला पॉइंट हमारे लिए कि विद्युत बल रेखा चालक के तल के लंबवत निकलती। और सबसे लास्ट पॉइंट है कि दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती। और हम इसको बना के देख लेते हैं चित्र। जैसे ये एक है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि दिस इज नेवर पॉसिबल कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस कर दें, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि कटान बिंदु पर हमें दो विद्युत क्षेत्र मिलेंगे। देखो ये इसकी स्पर्श रेखा इधर है और इसकी स्पर्श रेखा इधर है। एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में भी है, दूसरी दिशा में भी। संभव है? नहीं। इसलिए विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यानी प्रतिच्छेद नहीं करती। तो ये वाला पॉइंट हो गया। तो ये सब प्रॉपर्टीज थी, सब गुण थे विद्युत बल रेखाओं के। अब हमारा अगला टॉपिक है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण। पिछले टॉपिक में हमने देखा है विद्युत द्विध्रुव के बारे में। अब हम देखेंगे अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज पर योर बोर्ड एग्जाम। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि अक्षीय स्थिति क्या होती है। विद्युत द्विध्रुव तो हम लोगों ने देखा ही है कल पिछले लेक्चर में कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। अब आज हम देखेंगे इसकी अक्षीय स्थिति। देखिए ये ए बी मान लो एक विद्युत द्विध्रुव है, ए और बी। इस पर क्रमशः -q तथा +q आवेश देते हैं। ओ इसका क्या है? मध्य बिंदु। और तथा 2a इसकी क्या है? लंबाई, यानी इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। कितनी है? 2a है। अब अक्षीय स्थिति क्या होती है? दोनों आवेशों को, विद्युत द्विध्रुव के
दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है, उसका अक्ष। ठीक है ना, पहले हमें ये समझना जरूरी है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है बच्चों, मतलब -q और +q को जो जोड़ने वाली रेखा है वो क्या कहलाएगी, उसका अक्ष। अक्ष कहलाती है, एक्सिस कहलाती है। अब इसको हम आगे बढ़ा दें, ठीक है, इस अक्ष पर, तो इस अक्ष पर अगर कोई बिंदु हम मानेंगे कि P उपस्थित है, जैसे आमिष या अक्ष है, या अभी भी अक्ष है, ठीक है, जोड़ने वाली रेखा को हम आगे तक बढ़ाते जाएंगे तो वो अक्षी कहलाएंगे। अब मान लो यहाँ पर एक बिंदु P उपस्थित है। अब इस बिंदु P पर हमें +q और -q दोनों के कारण क्या देखना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। देखो +q अपना एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है, और -q क्या करेगा बच्चों, -q भी अपना एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, दोनों करेंगे। अब दोनों के कारण ये है कि परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा। अब हमें एक बात पता है कि एक बिंदु आवेश के कारण, मतलब हम इस पर अप्लाई करेंगे उसको, पहले हम जनरल देख लें हमें क्या करना है। एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, मान लो Q, और R दूरी पर कितना होता है, E बराबर होता है 1/4πε0 Q/r², इतना ही होता है। इसी फार्मूले को हम यूज करेंगे इस +q के लिए और इस -q के लिए। पर चूंकि हमें बिंदु P दिया हुआ है तो इस P की हमें दूरी देखना है। देखो अब ये है कि इस P की जो दूरी है ये बिंदु O से हम कितनी मानेंगे, r, बिंदु O जो इसका मध्य बिंदु है, इससे कितनी है, r, ठीक है। तो अब हम समझ सकते हैं कि +q आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी होगी, यानी ये दूरी, सॉरी ये जो दूरी है, ये देखो ये टोटल r है, ठीक है, और ये a है, तो ये कितनी होगी, r-a, और इसका नाम क्या है, bp, और ये कितनी होगी, r-a। अब -q आवेश से बिंदु P की दूरी, अब हम -q आवेश से देखेंगे बिंदु P की दूरी, कितनी होगी, इससे देखो ये तो टोटल r है और ये a है, मतलब हो जाएगी r+a, और इसी दूरी को हम क्या कहेंगे, AP, और AP बराबर कितनी होगी, r+a। इसको हम मीटर में लिख लेते हैं क्योंकि भाई हम ऐसा ही सिस्टम में देखते हैं, तो ये हो जाएगी r+a। अब हम +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, इसको हम नाम देंगे, माना कि हम कहेंगे ये E1, कंफ्यूजन ना हो इसमें। और -q आवेश से जो विद्युत क्षेत्र निकलेगा बिंदु P पर, क्योंकि वो अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, हमें पता है प्रत्येक आवेश अपना स्वतंत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, अन्य आवेशों की उपस्थिति का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमारे लिए अगला पॉइंट क्या है कि +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम क्या मानेंगे इसको, हम मानेंगे कि ये E1 है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E1 बराबर क्या रहेगी बच्चों, फार्मूला हमें कौन सा यूज करना है, 1/4πε0 Q/Hz। देखो यहाँ कितना होगी, 1/4πε0 +q अगर आप मान रहे हो और केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हो तो मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव होता है, आप ले सकते हो +q अपॉन, अब दूरी, इसकी दूरी कितनी है, bp,
तो बीपी का वर्ग। अब क्योंकि आप जानते हो कि ये सदिश होती है, इसकी दिशा हम कैसे देखेंगे, इस पर एकांक धनावेश रखो। कभी भी हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी है जैसे बिंदु P पर, तो हम क्या करेंगे, इस पर एकांक धनावेश रखेंगे। देखो ये भी धनात्मक और ये भी धनात्मक, तो क्या होगा बच्चों, इसमें प्रतिकर्षण होगा। मान लो इस पर एकांक धनावेश होता तो वो दूर हटता, तो यही क्या है, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, दिशा, दूर हट रहा है वो, तो इसको क्या लिखेंगे, दिशा क्या लिखोगे आप, बीपी, यानी बी से पी, क्योंकि वो दूर हट रहा है। एरो लगा दो, इससे पता चल जाएगा बी से पी की ओर। तो ये हो गया। अब इसको हम व्यवस्थित लिख लेंगे। कितना हुआ ये, E1 प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ये E1 बराबर 1/4πε0 Q/Vp²। ठीक है, और अब Vp² की वैल्यू हमने इसकी दिशा लिखना जरूरी है, क्योंकि ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है। तो कितना आएगा ये, r-a²। ठीक है, और दिशा रहेगी Vp। ये एक पॉइंट हो गया हमारे लिए। अब अगला पॉइंट, इसको एक नाम दे दो, -q आवेश के कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी नहीं, इसको हम नाम E2 देते हैं। ठीक है, परिणामी तो अगला है। E2 कितनी रहेगी बच्चों, फार्मूला लगाएंगे हम, 1/4πε0 q, माइनस क्यू का आप क्यू लिख सकते हो, क्योंकि परिणाम इसका हमेशा धनात्मक ही होता है। q अपॉन, अब ये क्या होगा, इससे दूरी क्या है, AP का स्क्वायर। हाँ, अब हमें देखना है दिशा, तो देखो अब आप प्लस क्यू को मत मानो, माइनस क्यू के कारण हमें देखना है। माइनस क्यू के कारण हम बिंदु P पर देखेंगे, तो हमें दिशा देखने के लिए हमेशा क्या करना होता है, इस पर एक धनावेश रखना होता है। तो इस पर हम एक धनावेश रखेंगे तो क्या होगा, वो अट्रैक्ट होगा अट्रैक्ट। ठीक है ना, तो इसकी दिशा क्या रहेगी, E2 की ये रहेगी। E1 की दिशा क्या थी, इस तरफ थी, दोनों अपोजिट हैं। E2 की दिशा क्या रहेगी, आप इसको ये दिशा कह लो, दिशा P, ये एरो हेड लगा दो, तो इससे पता चल जाएगा कि P से A की ओर, क्योंकि एकांक धनावेश हम रखेंगे तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ठीक है, अब ये आ गया, अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, तो 1/4πε0 Q/AP कितना है, अभी हमने देखा r+a का होल स्क्वायर। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब फिर हम यहाँ आ जाते हैं। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट देखो, विद्युत क्षेत्र हम मानेंगे E है, E बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, E1 - E2। आप कहोगे E1 - E2 क्यों, क्योंकि देखो प्लस Q जो है पास है, तो ये ज्यादा रहेगा। ठीक है, क्योंकि दूरी के वर्ग के वो व्युत्क्रमानुपाती है, और E2 क्या रहेगा, कम रहेगा, इसीलिए E1 - E2। ठीक है ना, ये कम रहेगा E2, और E1 क्या रहेगा, ज्यादा। तो हम ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे, तो ज्यादा वाली दिशा में परिणामी विद्युत क्षेत्र रहेगा, मतलब इस दिशा में रहेगा, यानी अर्थात आप इसको या तो बीपी दिशा कह लो। ठीक है ना, तो अब ये आएगा E1 - E2, तो E1 - E2 हम कर लेते हैं, 1/4πε0 Q कॉमन निकाल लो। पहले इसमें हम क्या करेंगे, 1/r-a का होल स्क्वायर माइनस 1/r+a का होल स्क्वायर करेंगे हम। सॉल्व करना है हमें, Q/4πε0 हमने कॉमन निकाल ही चुके हैं, तो ये हो जाएगा r+a का स्क्वायर माइनस r-a का होल स्क्वायर अपॉन r² माइनस a² का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके आगे की टर्म हम स्क्वायर करके हल करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगी। इट्स सो सिंपल। Q/4πε0 स्क्वायर लिख लेते हैं हम, कंफ्यूजन ना इसलिए, r² + 2ra + a² माइनस, पहले इसको लिख लेते हैं वैल्यू, r² - 2ra + a²। अब ये माइनस हो जाएगा, तो हमें समझ में आ रहा है कि ये कट जाएगा, +a², ये -a² कट जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस 4ra हो जाएगा अपॉन r² - a² का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, 4ra अपॉन r² -
ए स्क्वायर का स्क्वायर। अब हम एक बात जानते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है बेटा, Q इंटू 2A। इसको हम स्प्लिट करके कैसा लिख सकते हैं, Q इंटू 2, इसको हम लिख सकते हैं ना 2A, R अलग कर दीजिए और 2B अलग कर दीजिए, बात वही रहेगी, अपॉन 4πε0 R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिंपल है। अब देखिए इसको हम P लिख सकते हैं ना, तो इसको हम P लिख देंगे, ये हो जाएगा 2P R अपॉन 4πε0 R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यदि A को हम नगण्य मान रहे, A यानी दूरी, ठीक है ना, या वैद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा है, इसकी लंबाई नगण्य मान लेंगे, तो A को नगण्य मानने पर मतलब 0 मानने पर, तो देखो ये स्क्वायर तो और छोटा होगा, तो हम इसको 0 रख देंगे, यही क्या आएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि इसको 0 मान लिया आपने, r⁴, ये क्या आ जाएगा 2p अपॉन 4πε0 r³। और यही क्या है बच्चों, एक अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसकी दिशा क्या रहेगी, ये रहेगी, ठीक है, अक्षीय की अनुदिश रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा आज का पॉइंट है। अगले पॉइंट में हम लोग निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।